हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस सीरीज़ में मैं वेलकम करता हूँ आप सबका। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में, लेकिन बिफोर वी डिस्कस ओम्स लॉ वी शैल हैव टू डिस्कस ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू ओम्स लॉ और टू अंडरस्टैंडिंग द ओम्स लॉ क्लियरली। ओम्स लॉ को समझने के लिए हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसके बारे में हमको डिस्कस कर लेना होगा। फिर हम लोग डायरेक्ट ओम्स लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद कंडक्टेंट, रजिस्टिविटी, मोलिकुलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है कंडक्टर। कंडक्टर किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए अलाउ करता है उससे, ठीक है। मतलब कोई भी सब्सटेंस जिससे होते हुए इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर्स, ठीक। जैसे कॉपर, सिल्वर, टीन, उसी तरह आयरन, ये सारी चीज़ें क्या कंडक्टर्स हैं। अब इंसुलेटर्स किसको कहा जाता है? इंसुलेटर्स कहने का मतलब क्या है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिक करंट को खुद से पास नहीं होने देंगे, ठीक है, उनको इंसुलेटर कहा जाता है। जैसे रबर, वुड, वैक्स। अब फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में। तो जैसा कि हो जाता है कंडक्टर्स का जो टाइप्स होता है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो यूज होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट चीज़ जो है वो मेटेलिक कंडक्टर है। मेटेलिक कंडक्टर किसको कहा जाता है? ऐसे मेटल सब्सटेंसेस जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो जाए विदाउट गोइंग एनी चेंजेस, और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, उसको हमने कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी मेटल्स में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे मेटेलिक कंडक्टर्स। तो एग्जांपल में हो जाएगा कॉपर और silver. Copper and silver is the best example of metallic conductors. Now we will discuss about electrolytes. What are electrolytes? Electrolytes are the substances which allow the electricity to pass through them in their molten state or in their aqueous solution. इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं जो अपने मोल्टन स्टेट में यानी पिघले हुए स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन या फिर कोई एक्वस सॉल्यूशन हो, मतलब जिसमें वाटर हो, वैसा सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और वो क्या होता है? एंड अंडर केमिकल डिकम्पोजिशन, और वो केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है। जैसे एसिड्स, बेस, सॉल्ट। एसिड, बेस, सॉल्ट, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो एसिड भी जो वो अपने आयंस में टूट जाता है, बेस भी अपने आयंस में टूट जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। किसी भी सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास कर देंगे, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास हो जाएगा तो उसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है। मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होना चाहिए, उस समय इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और वो करंट उससे अगर पास हो जाए तो उसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ये क्यों होता है? इट्स हैपेंस ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ चार्ज बाय आयंस। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आयंस होते हैं उनमें चार्ज होता है, तो अगर आयंस में चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करेंगे। नाउ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहा जाता है? द सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन देयर मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे सब्सटेंसेस जो चाहे वो मोल्टेन स्टेट में हो चाहे वो एक्वस सॉल्यूशन हो उनका, उनसे अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे शुगर, ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल, यूरिया, ये सारे चीज़ें क्या हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली दो टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, एक को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे को कहा जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके। सो व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन सॉल्यूशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहा जाता है? जब इनको किसी सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये पूरे के पूरे अपने आयंस में ये टूट जाते हैं, मतलब 100% ये अपने आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? NaCl, KCl, HCl, NaOH, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट।
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहा जाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहने का क्या मतलब है कि जब इनको सॉल्यूशन में इनको जब डाला जाता है तो ये जो है पूरी तरह से डिसोसिएट्स नहीं होते अपने आयनों में, ठीक है, अपने आयन्स में पूरी तरह से डिसोसिएट्स नहीं होंगे, उनको हम लोग कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दैट मीन्स ये अपने आयन्स में पूरी तरह से टूटेंगे नहीं, तो उसको हम लोग कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? CH3COH, एसिटिक एसिड, H2CO3, ठीक है, कार्बनिक एसिड, H3BO3, HCN, HgCl2, ZnCl2, NH4OH. These are the example of weak electrolytes. Now we have reached on our main topic which is Ohm's law. What is Ohm's law? Ohm's law भी आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में, जो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें Ohm's law पढ़ाया जाता है। तो Ohm's law क्या होता है, लेट्स डिस्कस करें। देखो Ohm's law को समझने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए क्या होता है। इट्स सेड दैट, क्या बोलता है ये, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास होने लगता है, किसी भी कंडक्टर से जो करंट पास होता है तो वो उस कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसकी प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगा इसमें, ठीक है। सो मैथमेटिकली क्या होगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वेयर I इज द करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर, I इज द करंट है एम्पियर में, एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इन वोल्ट्स। सो हियर इज द फिगर, दिस इज a conductor, I current is flowing through the conductor and potential difference is created as V and this is the R. सो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और I इज इक्वल टू V बाई आर। V बाई आर कहाँ से आया, 1/R जो है इसमें I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, तो I इज इक्वल टू V बाई आर है, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हटाया जाता है, तो जो भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब आप हटाइएगा तो उस में क्या होता है, उसके जगह में हम 1/R जो है वो यूज करते हैं। तो 1/R जो है V से मल्टीप्लाई हो गया और I इज इक्वल टू V बाई आर बन गया, ठीक। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर कहाँ से आया, ये, ठीक। और इसमें R क्या है, वेयर आर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इट्स एक्सप्रेस इन ओम्स, ठीक है। R जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, और इसका जो SI यूनिट होता है वो ओम्स होता है, ओम। इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। ओम्स लॉ को एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। तो जो स्ट्रेंथ है, करंट का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, बाय द फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला लिखिए इस फार्मूले से। तो करंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑल्सो करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। कहने का क्या मतलब, वो जैसे जैसे रेजिस्टेंस घटेगा वैसे वैसे करंट जो है वो बढ़ेगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट घटेगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस किसको कहा जाता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो इट इज़ डिफाइन एज द अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है। इसको हम एक प्रॉपर्टी के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है, कि किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट ने को फ्लो होने से कोई रोकता है, जो प्रॉपर्टी रोकता है, जिस गुण के चलते करंट जो है किसी कंडक्टर में फ्लो नहीं हो पाता है, कम फ्लो होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कहीं से कोई एक पाइप है, उससे पानी बह रहा है, ठीक है, कोई एक पाइप है उससे पानी बह रहा है, तो अगर हम बीच में कोई चीज़ ऊपर में रख दें, सपोज एक ब्रिक, एक ईंट ला के रख दें, तो पानी जो क्या होगा, उससे धीरे धीरे जो है वो जाएगा, रुक जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर ब्रिक जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, रुकावट का काम कर रहा है।
ठीक है, इसलिए हम इसको करंट जिधर फ्लो हो रहा होता है उसके बीच में हम इसको लिखते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है। ठीक है, सपोज कीजिए कोई एक कंडक्टर है लाइक दिस इज ए कंडक्टर। ठीक, तो इफ दिस इज ए कंडक्टर सो दिस विल बी द लेंथ, ये एल इसका लेंथ होगा और दिस विल बी द हाइट और बी बी द ब्रेथ। ठीक है, तो ये एक क्यूबॉइडल शेप का एक मान के चलो कि एक कंडक्टर है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है कि जो कंडक्टर का लेंथ है उसका प्रोपोर्शनल होता है और कंडक्टर का जो एरिया है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर ऑफ लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लाइक दिस। ओके, तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसका क्या कहने का मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, मतलब जैसे जैसे किसी भी कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा, मतलब जितना लंबा कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस जो है उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और कोई अगर कंडक्टर है तो उसका एरिया जो होगा एरिया दैट इज़ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कहने का मतलब क्या होगा, सपोज ये कोई कंडक्टर है तो ये जो पार्ट है दिस पार्ट, इसको हम लोग कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो किसी भी कंडक्टर का जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, जितना बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है, जितना बड़ा होगा तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो घटने लगेगा। इसीलिए रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा, जैसे जैसे एरिया घटेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब करंट जो है उतना ही तेज़ी से उसमें फ्लो होगा। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया 1/a। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल/a, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और आर इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाएंगे तो इसके जगह हम लिखेंगे रो लाइक दिस। सो यहाँ पर रो जो है वो लिखा जा चुका है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल/a। तो वेयर दिस साइन इज कॉल्ड रो and it is the constant of proportionality and is called resistivity और specific resistance। इसको हम resistivity कहते हैं या फिर specific resistance कहते हैं। इसका नाम में ही जुड़ा हुआ है specific, इसका मतलब क्या है कि ये जरूर कोई स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और एक चीज़ और है, इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। और ये जो रेजिस्टिविटी होता है ये डिपेंड करता है किसी भी मटेरियल का नेचर कैसा है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन। रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सपोज करो कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप में। ठीक, तो ये जो कोई एक कंडक्टर है, जैसे ये एक लंबा सा सपोज दैट एक कंडक्टर है, ठीक है, तो उसका एक यूनिट एरिया को, यूनिट प्लेस को हम ले लेते हैं। सपोज ये कंडक्टर है तो इसका ये एक यूनिट प्लेस है, इस तरीके से इसको हम ले रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा सा क्यूब के शेप में हम इसको ले लेते हैं, मतलब यहाँ से इतना बड़ा हम काट लिए सपोज दैट। ठीक, तो उसी का ये फिगर है, एक बड़ा सा कंडक्टर होगा तो उस कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट को, ठीक है, एक यूनिट पार्ट को हम काट के ऐसे ले लिए सपोज दैट, इसको मान के चलो। और उसका जो लेंथ और ब्रेथ और जो हाइट है उसको हम 1 सेंटीमीटर हर तरफ से ले लिए। तो हम क्या जानते हैं, देखो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल/a, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, जो ऊपर में ड्राइव हो चुका है। अब सपोज अगर एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, चूँकि क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एरिया इज इक्वल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो देन रो कितना हो जाएगा, देन आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो इंटू 1/1। चूँकि एल के जगह में 1 ले लिए और ए के जगह में भी हम क्या किए, 1 ले लिए। ठीक है, दोनों जगह में 1 सेंटीमीटर ले लिए, तो उस कंडीशन में रो किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया, रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। इसीलिए कहा जाता है जो रेजिस्टेंस होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। जो कि हम कंडक्टर लिए थे इस तरीके से, एक कंडक्टर
एक जो हम कंडक्टर लिए थे इस तरीके से मान के चलो, तो इसका हम एक स्पेसिफिक पार्ट को हम लिए थे इतना सा, और इसी को इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा, इसमें जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? दस द रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर का, और वो कंडक्टर का लेंथ जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ऊपर में जो कि हम ये ला भी चुके हैं यहाँ पर देखिए, तो लेंथ 1 सेंटीमीटर लिए थे और एरिया जो लिए थे क्रॉस सेक्शन वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वही चीज़ डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का? सो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल बाई द फार्मूला। तो देखो आर का जगह में हम ओम लिखेंगे, ए का जगह में सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि एरिया है, और एल का जगह में सेंटीमीटर जो कि लेंथ है। तो इस पूरे को हम अगर देखें तो सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में लिखें तो ओम मीटर। तो इसका 2 यूनिट हो रहा है, एक यूनिट हो रहा है ओम सेंटीमीटर और एक हो रहा है ओम मीटर। सो दिस इज द SI यूनिट फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।